नमस्कार। व्हाट डज दिस डेटा से के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपको याद हो, अगस्त 7, 2020 को एक हवाई दुर्घटना हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 1344 जो दुबई से कोझिकोड आ रहा था, उसका लैंडिंग के टाइम में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसकी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट या क्रैश रिपोर्ट, काफी दिनों से उसकी हमें प्रतीक्षा थी। ऑलरेडी ये रिपोर्ट डिले हो चुकी है। 6 महीने में रिपोर्ट जो आनी थी उसको 1 साल से ऊपर लगा, क्योंकि देश में कोरोना फैला हुआ था। ये रिपोर्ट बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट नहीं आती तो जो इंडियन एयरलाइंस हवाई कंपनियां हैं उन पर US और यूरोप में जाने से प्रतिबंध लग सकता था। तो इसलिए ये रिपोर्ट, सबको इसका इंतजार था और ये रिपोर्ट सरकार ने 11 सितंबर को जारी की है। तो इसी के कुछ हिस्से जो इस रिपोर्ट में आई है वो हम आज इस कार्यक्रम में देखेंगे। एक्सीडेंट की समरी। ये उड़ान थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर IX 1344। दुबई से कोझिकोड आ रही थी। कोझिकोड रात को 8:30 के करीब लैंडिंग के समय दुर्घटना हुई, 7 अगस्त 2020 को। ये बोइंग 737-800 टाइप का एयरक्राफ्ट था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-AXH था। इसमें 184 पैसेंजर्स थे, जिसमें 10 इन्फेंट्स थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। 21 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई, जिसमें दोनों पायलट्स भी शामिल हैं। और जो रिपोर्ट किया है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने, टाइप ऑफ एक्सीडेंट वो था एबनॉर्मल रनवे कांटेक्ट रनवे एक्सकर्शन। कालिकट एयरपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। ये हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, अकॉर्डिंग टू DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ की रनवे एक टेबल टॉप रनवे है। दोनों तरफ गहरी खाई है, करीब 100 से ज्यादा मीटर की वहां पे खाइयां हैं। DGCA ने इसको एक क्रिटिकल एयरपोर्ट जो है अनाउंस किया था, और इसका ये मतलब है कि कोई भी फ्लाइट उतरते या टेक ऑफ करते समय वो केवल पायलट जो है वो ही चला सकते हैं, को पायलट इसको नहीं चला सकता है। साथ में रात में उतरने के लिए सफिशिएंट नाइट फ्लाइंग आवर्स होने चाहिए इस रनवे पर उतरने या टेक ऑफ के लिए। 2011 में जो मैंगलोर का क्रैश हुआ था, उसके बाद एक समिति का गठन किया गया था कैप्टन मोहन रंगनाथन के द्वारा। उन्होंने सारे ऐसे एयरपोर्ट्स की स्टडी की थी और खास करके ये कालिकट जो एयरपोर्ट है इसके बारे में टिप्पणी की थी कि ये बहुत डेंजरस है। इसके दोनों तरफ जो है वो रनवे सेफ्टी एरियाज वो बनाने चाहिए, वो जो कि बहुत छोटे हैं। इस पर कोई काम नहीं हुआ था और ये वैसा ही है जैसा 2011 में था। तो टोटल इनएडिक्वेट बफर जोन्स थे दोनों एंड रनवे के। रनवे एंड सेफ्टी मैकेनिज्म कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसको बोलते हैं इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टर सिस्टम। ये रनवे के एंड में लगता है, एक तरह का ये कंपाउंड होता है जिसमें अगर प्लेन जाता है तो उसके व्हील्स उसमें धंस जाते हैं और प्लेन को आगे जाने से रोक देते हैं। कैप्टन रंगनाथन ने कहा कि मेरी सारी वार्निंग जो है इग्नोर की गई थी, and in my opinion it is not an accident but a murder. Their own audits have flagged safety issues. उनके खुद के ऑडिट ने भी यहाँ सेफ्टी इश्यूज फ्लैग किए हुए हैं, बताए हैं। ये इतना खतरनाक एयरपोर्ट था कि कई जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वहां पे वो बड़े जहाज उन्होंने कालिकट पे उतारने बंद कर दिए। तो अब चलते हैं उस रिपोर्ट पर, जिसमें से मैं आपको कुछ सेक्शंस पढ़ के बताऊंगा। ये रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर ये पूरी रिपोर्ट अवेलेबल है, 257 पेजेस की।
ये रही वो रिपोर्ट, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग मैसर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट VTAXH on 7th August 2020 at Kozhikode। ये जो रिपोर्ट है, ये इसके जो चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं वो है कैप्टन सुरिंदर सिंह चाहर, फॉर्मर डेजिग्नेटेड एग्जामिनर बोइंग 737। और इसकी जो समरी है वहां से मैं शुरू करता हूं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 जहाज VTAXH वो कोझिकोड दुबई कोझिकोड पर ऑपरेट कर रहा था अंडर वंदे भारत मिशन टू रिपैट्रिएट पैसेंजर्स हु वर स्ट्रैंडेड ओवरसीज ड्यू टू क्लोजर ऑफ आवर एयर स्पेस। ये जहाज कोझिकोड से दुबई को सुबह 10:19 पे गया और फिर वहां से उसने वापसी की। वापसी में ये 184 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ वापस आ रहा था। दुबई से आते समय जब ये लैंड कर रहा था कोझिकोड पर, उस समय यहाँ का मौसम बहुत खराब था। पायलट जब आए, जैसा कि मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊंगा, उन्होंने एयरपोर्ट को ओवरफ्लाई किया, जहाज को मोड़ा और पश्चिम दिशा में उसको अलाइन किया, जिसको के बोलते हैं रनवे 28। ये रनवे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी लैंडिंग के लिए क्लियर की हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हेडविंड थी और सही उतरने की दिशा रनवे 28 ही थी। पायलट ने उतरने की इस पर प्रयास किया और वो काफी नीचे आ गए थे, वो थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गए थे जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, और उसके बाद वो अलाइन नहीं हो पाया प्लेन और दोबारा टेक ऑफ करके उन्होंने हाइट गेन करी। वो फिर पूरा जहाज को मोड़ के यू टर्न लेके उन्होंने फिर से अलाइन किया, अब की दूसरी दिशा से, मतलब पूर्व दिशा में, रनवे 10 जिसको बोलते हैं। इस साइड से उतरने का ATC से उन्होंने कंडीशन पूछी। ATC ने उन्हें कंडीशन बता दी कि टेल विंड है, पीछे से हवा चल रही है। हालांकि ये प्योरली पायलट डिसीजन था रनवे 10 पर लैंड करने का, अटेम्प्ट करने का। उन्होंने इसी रनवे पर लैंड किया और जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, वो ऑलमोस्ट आधी रनवे पार कर गए 4,438 फीट ऑन अ 8,858 फीट रनवे, यानी कि करीब करीब 1.3 किलोमीटर दूर जाके वो लैंड किए, आधी रनवे से ज्यादा। बाकी रनवे अब बची नहीं थी उसको स्लो डाउन करने के लिए, और जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी है कि दोनों जो को पायलट है उन्होंने कहा भी, सर आप बहुत ऊंचे आ रहे हैं, डिसेंड करिए। और जो पायलट इन कमांड है उन्होंने कहा हाँ मैं कर रहा हूं, और उसके बाद साइलेंस हो गया। को पायलट बोलते रहे बट पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया, और लास्ट में 2 ही सेंटेंस थे, शिट और शिट करके ये आवाज आई और उसके बाद क्रैश की आवाज है। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ। इसमें सेकंड जो कॉलम है वो है बोइंग 737-800 की कुछ लैंडिंग एंड टेक ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर आप ध्यान दें तो लैंडिंग लेंथ अंडर वेट कंडीशन यानी कि गीली रनवे पर बोइंग 737-800 को 6,600 फीट की लेंथ चाहिए होती है, जबकि ड्राई कंडीशंस में 5,800 में ही ये लैंड कर सकता है, यानी कि 800 फीट ज्यादा स्पेस चाहिए लैंडिंग के टाइम। इसी तरह टेक ऑफ के लिए इस हवाई जहाज को 8,200 फीट की रनवे चाहिए। कोझिकोड रनवे 8,800 मीटर की थी, यानी कि अगर इसको दोबारा टेक ऑफ करना पड़े तो उसे फुल रनवे लेंथ चाहिए होती है। ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ ये रिपोर्ट में है रनवे 10 का। अगर आप यहाँ देखें तो प्लेन जो था रफली हाफ वे यहाँ पे आके वो टच डाउन किया 4,438 फीट पर, जबकि करना चाहिए था उसको ये पॉइंट के पहले। ये एंड ऑफ रनवे है। ये बी जो ग्रे एरिया है ये है पेव्ड पोर्शन ऑफ रनवे जो एंड में होता है। उसके बाद रनवे स्ट्रिप ये एंड करती है और ये फिर
जो सॉफ्ट ग्राउंड रनवे एंड एरिया का सॉफ्ट ग्राउंड है, तो 9,873 फीट पर यहाँ तक भी प्लेन रुक जाता तो एक्सीडेंट नहीं होना था, बट उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी और उतरने का एरिया गलत था कि वो यहाँ से आके इधर से नीचे स्लिप कर गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक्सीडेंट के दूसरे दिन सुबह ली गई थी। यहाँ से इस तरफ से ये प्लेन स्लिप करके नीचे आया, 3 टुकड़े हो गए, एक टेल सेक्शन, एक ये बीच का और एक ये फ्रंट सेक्शन। सबसे ज्यादा डैमेज फ्रंट सेक्शन में हुआ और यहीं पे ज्यादातर लोगों की मौत भी हुई थी। ये जाके बाउंड्री वॉल से टकराया, ये गेट था एयरपोर्ट का, यहाँ से जो है सिविलियंस वगैरह अंदर आके उन्होंने उस समय पैसेंजर्स को बचाया था। ये साइड व्यू है उसी एक्सीडेंट का। ये 110 फीट का ड्रॉप है जहां से प्लेन नीचे गिरकर आया और यहाँ पे आके ये रेस्ट पे गया टकराने के बाद। उस दिन की मीटरोलॉजिकल कंडीशन रिपोर्ट है ये कोझिकोड एयरपोर्ट की। ये रिपोर्ट ये बताती है कि उस दिन सारा दिन वहां पर बारिश होती रही। यहाँ पे यूटीसी यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोड का ये टाइम है, इसमें अगर आप 5.5 घंटे ऐड करेंगे तो आपको आईएसटी टाइम आ जाएगा। तो ये 6:30 बजे शाम से लेकर रात को 10 बजे तक की रिपोर्ट है। ये वेदर कंडीशंस यहाँ पे दिखाती हैं, ये इसका मतलब है फीबल थंडरस्टॉर्म्स एंड रेन। तो ये पूरे दिन यहाँ पे फीबल रेन चलती रही, हल्की हल्की बारिश होती रही, थंडरस्टॉर्म्स थे। हवा की डायरेक्शन वेस्टर्ली रही, यानी कि पश्चिम से 13 से लेकर 12 नॉट 13 नॉट इसके बराबर। 1 नॉट होता है 1.852 किलोमीटर, तो यानी कि विंड जो थी पश्चिम दिशा से लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सारा दिन चलती रही है। हल्की बारिश और हवा। जो बादल थे वो बहुत लो लेवल थे, 300 फीट तक स्कैटर्ड क्लाउड आ गए थे। 300 फीट एक जहाज के उतरने के लिए बिल्कुल ही कोई भी हाइट नहीं होती है, और रनवे साइटिंग में इसका मतलब यहाँ पर मुश्किल होती है। तो उस दिन का जो वेदर था कोझिकोड में वो कोई अच्छा नहीं था। जब भी कोई फ्लाइट जाती है, एक फ्लाइट प्लान सबमिट किया जाता है, उस फ्लाइट प्लान में एक ऑल्टरनेट एयरफील्ड का भी मेंशन होता है कि अगर आप अपने डेजिग्नेटेड एयरफील्ड पर नहीं उतर पाए किसी कारणवश, तो कौन सा आपका ऑल्टरनेट एयरफील्ड डेजिग्नेटेड है। इस केस में 2 एयरफील्ड जो थे वो कोझिकोड के पास थे जो ऑल्टरनेट एयरफील्ड्स थे। पहला था कोचीन, दूसरा था कोयम्बटूर। अब आप देखेंगे कि कोचीन का वेदर उस समय लगभग वैसा ही था जैसा कि कोझिकोड में था, लेकिन कोचीन एयरपोर्ट बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ की रनवे लेंथ भी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे अगर पायलट चाहते तो जा सकते थे। दूसरा था कोयम्बटूर। कोयम्बटूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है कोई भी वेदर नहीं था, मतलब नो सिग्निफिकेंट वेदर, क्लियर था, बिल्कुल क्लियर स्काईज थी, 6 किलोमीटर विजिबिलिटी थी। तो वहां पे तो बिल्कुल ही जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी, कोई बारिश नहीं हो रही थी और वहां पर जाना बहुत आसान था। एयर इंडिया एक्सप्रेस IX1344 के मुख्य वैमानक उस दिन कैप्टन दीपक साठे थे और फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट अखिलेश कुमार जी थे। ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे और कैप्टन साठे ने उसी साल 2020 में 27 बार कोची कालीकट एयरपोर्ट से हवाई जहाज ऑपरेट कर चुके थे। उनको 10,000 फ्लाइंग आवर से ज्यादा का एक्सपीरियंस था बोइंग 737 पर एज ए कमांडर। सेक्शन 2.11 इस दुर्घटना का उन्होंने ब्रेकिंग जो ब्रेक्स लगाए हैं पायलट ने उसका वर्णन किया गया है। तो अगर आप ये सेक्शन देखें तो इसमें जो स्पीड थी
एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के टाइम वो 165 नॉट लगभग 300 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि अपने आप में करीब 10% ज्यादा थी। उसके अलावा एक टेलविंड थी, तो इसमें करीब 20-25 किलोमीटर और ऐड कर दीजिए, तो काफी तेजी से विमान उस दिन लैंड किया था आधे रनवे पर। एक और चीज जो ब्रेकिंग के बारे में आई हुई है यहाँ पे, वो है कि जो पायलट ने पहले ब्रेक्स लगाए, फिर कुछ सेकंड बाद उन्होंने ब्रेक्स रिलीज किए और फिर से अगेन ब्रेकिंग की है। तो इसको देख के ये लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था पायलट इन कमांड में, क्योंकि उन्हें गलती का एहसास हो चुका था और शायद वो सोच रहे थे कि मैं दोबारा टेक ऑफ कर लूं, बट वो पॉसिबल नहीं था। इस रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने 10-12 सिनेरियोज का विवरण दिया हुआ है और हर केस में यही दिखाया है कि जब टचडाउन हो चुका था उसके बाद वो क्रैश इमिनेंट ही था, वो दोबारा टेक ऑफ भी नहीं कर सकते थे, ना ही वो जहाज रुकने वाला था उस डिस्टेंस पर। रिपोर्ट्स में वाइपर के बारे में भी काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पायलट की साइड का वाइपर काम नहीं कर रहा था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है वाइपर के बारे में। जब दुबई से प्लेन उड़ा तो उसको वाइपर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां क्लियर वेदर था। पहली बार इस फ्लाइट में वाइपर का इस्तेमाल कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुआ और जो कि वॉइस रिकॉर्डर है उसमें ये साफ पता चलता है कि कैप्टन ने कहा है कि मेरी तरफ का वाइपर काम नहीं कर रहा है। तो ये एनालाइज किया गया है। उसमें इन्होंने देखा कि जो है जब पहली अटेम्प्ट की थी रनवे 28 पर, तब वो वाइपर बंद हो गया था, लेकिन जब दोबारा से घूम के आए हैं तो वो वाइपर फिर शुरू हो गया, लेकिन स्लो स्पीड से चल रहा था। इस एक्सीडेंट को पायलट एरर बताया जा रहा है। तो रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या कहा गया है। पहली चीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि उस दिन बारिश हो रही थी, वेदर खराब था, इससे पायलट स्ट्रेस बढ़ चुका था, टेल विंड थी, वेट रनवे थी, तो ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे। कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पे पायलट इन कमांड की बात की गई है। पहली चीज जो बताई गई है कि वो पायलट को घर जाने की जल्दी थी। घर मतलब अपने होम बेस, क्योंकि उन्हें अगले दिन भी एक फ्लाइट ऑपरेट करनी थी और अगर वो ये फ्लाइट डाइवर्ट कर देते तो नेक्स्ट डे की फ्लाइट में सोच उनकी हो जाती और उन्हें ये पता था कि उनके अलावा उस बेस पर और कोई कैप्टन नहीं है जो ये फ्लाइट उड़ा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे को जल्दी से घर पहुंचना है। Second is overconfidence and complacency. The pilot flying was a highly experienced pilot and was also working as a line training captain. उनको 10,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने 36 फ्लाइट्स कोझिकोड से ऑपरेट कर चुके थे। On close scrutiny of the data recorder of these flights, it was observed कि these landings were all made in fair weather and with a headwind. कहीं पे भी उन्होंने टेल विंड में पिछले 36 फ्लाइट में लैंड नहीं की थी, इसलिए उन्होंने प्लेन बड़े आराम से रोक लिया था। बात उनकी पर्सनैलिटी की भी यहाँ पे है कि उनका इमोशनल स्ट्रेस क्या था। उनको अर्ली है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, कई उनकी शॉर्टकमिंग्स पॉइंट आउट हुई थी पिछले 1-2 सालों में और वो उनको तंग बॉदर करती थी। He was goal oriented, rigid person, tendency towards perfectionism and vulnerability to stress. ये उनकी पर्सनालिटी में रिकॉर्डेड है। जो वो ला रहे थे प्लेन और लैंड करने को ला रहे थे रनवे 10 पर, वो भी काफी अनस्टेबल अप्रोच थी, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला है। और फिर बात कर उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स पर भी की जाती है। उनको डायबिटीज थी, डायबिटीज की वो दवा ले रहे थे और कई अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन भी ले रहे थे।
तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं इन अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का भी उनके कॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग पर अफेक्ट पड़ा होगा। दूसरा एक और पॉइंट है कि वो ओवररूल उन्होंने किया था जो पायलट मॉनिटरिंग है यानी कि को पायलट को, और को पायलट की गलती ये थी कि वो एनफोर्स कर नहीं पाए अपना डिसीजन। बट देखा गया है ज्यादातर कि जो को पायलट या फर्स्ट ऑफिसर होते हैं वो इतना जूनियर होते हैं कि वो पायलट इन कमांड के सामने नहीं बोल पाते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो हैं जो पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो इज इन नो वे टू डिमीन दीज पायलट। दे वर ऑल वेरी फाइन पायलट्स, एयरफोर्स से आए थे और बहुत अच्छे पायलट्स थे, और लेकिन हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और खास करके जब कोई आपको इवैल्यूएट करता है तो उन्हें जरूर कोई रिमार्क डालना भी होता है। तो केवल कंप्लीटनेस के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ना कि क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे इनके जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। कैप्टन दीपक साठे, सिर्फ भी मैं पॉइंट आउट करूंगा कि कई बार ये रिमार्क आ चुका है कि ही लूजेस कंसंट्रेशन समटाइम्स व्हेन अंडर स्ट्रेस, ही लूजेस हिज कंसंट्रेशन व्हिच लीड्स टू मिस्टेक्स एंड नॉट प्लानिंग फॉरवर्ड। और 2012 में भी ऐसे कमेंट्स आए थे, और इनकी टेंडेंसी थी फ्लोट करने की। लैंडिंग के टाइम वो व्हील्स टच डाउन करने में देर लगा देते थे, ये भी पॉइंट आउट किया गया है 2014 में। सेम थिंग यहाँ पे प्रोलॉन्ग फ्लेयर लैंडिंग बियॉन्ड टच डाउन जोन। अगेन फ्लेयर टेक्निक, नो फ्लेयर, पायलट हैड टू बी असिस्टेड। रूट चेक जब हुआ तो एक और पायलट बैठे थे, उन्होंने असिस्ट किया प्लेन को उतारने के लिए। तो अंडर स्ट्रेस इनकी टेंडेंसी थी कि ये सही पॉइंट पे टच डाउन नहीं कर पाते थे प्लेन को। फर्स्ट ऑफिसर जो थे वो, उनका सारा ट्रेनिंग रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट था, उन पे कोई मेडिकल रिकॉर्ड, कोई एडवर्स रिमार्क नहीं था उनके ऊपर। तो इन कंक्लूजन ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये पायलट एरर ही था। पायलट के पास पूरा मौका था वहां पर नहीं लैंड करके डाइवर्ट करने का, उन्होंने ऐसा नहीं किया और रिस्क लिया, और अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हो गया जिसमें इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पे मैं एंड करते हुए 2-3 चीजें मैं बोलूंगा जो कि इस रिपोर्ट में ही है, और जो कि ग्राउंड पे जो था उन्होंने कमेंट किए हैं, और ये चीजें हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। ये हर एयरपोर्ट पर ऐसा ही होता है। पहली चीज जो एक शॉकिंग चीज निकली थी कि जो रिकमेंडेशन 2012 क्रैश के बाद आए थे वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। लाइक छोटी सी चीज थी, रनवे सेंट्रल मार्किंग लाइट्स कोझिकोड पर नहीं थी, वहां पे पता नहीं चलता पायलट को कि वो किधर उतर रहा है अगर अंधेरे में। ये नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था मैंगलोर क्रैश के बाद। फिर एक और चौंका देने वाली फाइंडिंग्स है कि वहां के ड्यूटी डॉक्टर जो थे एयरपोर्ट टर्मिनल पर, क्लिनिक पर, उनको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं था कि अगर एक्सीडेंट हो तो उन्हें करना क्या है। उनको ये नहीं पता था कि कहां पर जो विक्टिम्स हैं उन्हें किस हॉस्पिटल में लेके जाना है। पोस्ट क्रैश रेस्क्यू एफर्ट्स, कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। There was no command post established at the crash site. This was also observation during previous mock drills held in November. जब mock drill हुई तब भी ये बन रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो ARF क्रू थी कोझिकोड पर, वो फाउंड लैकिंग इन एयरक्राफ्ट फैमिलियराइजेशन। उनको पता ही नहीं था कि एयरक्राफ्ट में क्या होता क्या है। उन्होंने पहली बार एयरक्राफ्ट तब देखा जब वो क्रैश कर गया। रनवे विंड सेंसर वहां कोझिकोड का रनवे 10 का, वो इतना खराब रहता था कि रिपीटेडली अनसर्विसेबल था। उस दिन भी वो काम नहीं कर रहा था जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ।
टावर जो एटीसी टावर है उस पर जो मेट ऑफिसर है, जब भी वेदर कंडीशन खराब होती है मेट ऑफिसर का वहां बैठना जरूरी है, लेकिन वो उस समय वहां नहीं थे। तो ये दूसरी चीज है, ये पायलट से लेना देना नहीं है, बट ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनल क्रैश में। और लास्ट में मैं फिर से वही आपको बता दूं कि जो इसका नेट था कि एक मैथमेटिकल मॉडल और कैलकुलेशंस किए थे, बहुत सारे सिनेरियोज किए थे वेदर को लेके, और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये हवाई जहाज IX-1344 जब एक बार टच डाउन कर गया तो उसका क्रैश होना सुनिश्चित था। Under identical weather, runway conditions and same touchdown point, the aircraft would have safely stopped on remaining runway and even carried out safe missed approach if winds were headwinds instead of tailwind. गलती उन्होंने यही की कि वो 15 नॉट की जो 12 नॉट की टेलविंड उसमें प्लेन वेट रनवे पर उतार दिया और वो क्रैश कर गया। इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, और हमारे फेसबुक जो पेज है व्हाट डज दिस डेटा से उसको भी लाइक और फॉलो करिए। नमस्कार।